हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तुम्हारा अपने यूट्यूब चैनल में वनस्पति शास्त्रम। पिछले वीडियो में हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के बेसिक के बारे में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन सी वेवलेंथ ज़रूरी है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए। ओके। कौन से फोटो सिस्टम्स ज़रूरी है, कौन सा क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स है फोटोसिंथेसिस के लिए लगते हैं कितना ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ पे होता है, उसकी पोजीशन क्या है, ये हमने देखा है। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ऑक्सीजन कैसे इवॉल्व होता है, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो कैसे मिलता है, ये सब हम देखने वाले। इसी के साथ ही जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं वो कैसे तैयार होते हैं, ये भी हम इस वीडियो में ज़रूर देखिए। तो ये वीडियो स्किप ना करके एंड तक ज़रूर देखिए, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देख रहे हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पिछले वीडियो में हमने देखा है फोटोसिंथेसिस के बेसिक के बारे में, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और क्या क्या मटेरियल लगता है, वेवलेंथ कौन सी लगती है, किस नैनोमीटर वेवलेंथ पे फोटो सिस्टम्स एक्टिव हो जाते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, इसमें क्या होता है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वो साइक्लिक वे में होता है, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो फ्लो एक ही डायरेक्शन में चला जाता है, इसलिए इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो लाइट रिएक्शन का पार्ट है। तो फोटोसिंथेसिस हमने पिछले वीडियो में देखा है, फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन में बटा हुआ है, एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। तो हम दोनों रिएक्शन के डिफरेंस के बारे में देखेंगे। जो लाइट रिएक्शन है वो डिस्कवर किया है रॉबर्ट हिल नाम के साइंटिस्ट ने, और डार्क रिएक्शन है वो डिस्कवर किया है केल्विन, बेंसन और बैशम, ये तीन साइंटिस्ट लोगों ने ये डार्क रिएक्शन फेज एक्सप्लेन की है। तो जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, तो लाइट रिएक्शन जो भी है वो क्लोरोप्लास्ट के जो ग्रैनम है जो थाइलाकॉइड से बनते हैं उस थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे लाइट रिएक्शन चल रहे होते हैं। और जो डार्क रिएक्शन है वो डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। तो लाइट रिएक्शन को क्या कहा जाता है, तो लाइट रिएक्शन को और एक नाम है हिल रिएक्शन, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर की थी, इसलिए इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। और डार्क रिएक्शन को कहते हैं कैल्विन बेंसन बैशम रिएक्शन। ओके। तो लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, तो लाइट रिएक्शन में जो लाइट है वो डायरेक्टली यूटिलाइज की जाती है, मतलब जो फोटो सिस्टम्स है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम्स 2, उन्हें जो लाइट लगती है, जितनी नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट लगती है, वो फोटो सिस्टम्स डायरेक्टली एक्टिवेट कब होते हैं, जब उन्हें रिएक्शन सेंटर में लाइट मिल जाती है तब। लेकिन डार्क रिएक्शन में जो लाइट है वो इनडायरेक्टली यूटिलाइज की जाती है। इनडायरेक्टली यूटिलाइज की जाती है, इसका मतलब क्या, लाइट यूटिलाइज की जाती है लेकिन इनडायरेक्टली, इसका मतलब क्या है, जो लाइट रिएक्शन में एंजाइम्स है रूबिस्को एंड पेपकेज और पेप कार्बोक्सिलेज, ओके, उसमें से जो रूबिस्को एंजाइम है वो रूबिस्को एंजाइम एक्टिवेट करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। उस रूबिस्को के एक्टिवेशन के बाद ही तुम्हारी डार्क रिएक्शन फेज एक्टिवेट हो जाती है। और डार्क रिएक्शन में बहुत सारे साइकिल्स है, जैसे कि केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल, ये तीन मेन साइकिल्स है, मेन रिएक्शंस है जो कि डार्क रिएक्शन में चलते हैं। और ओके, तो लाइट रिएक्शन में मेजर एंजाइम्स कौन थे और मेजर मॉलिक्यूल्स कौन थे, तो वो है फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम 1। एंड डार्क रिएक्शन में मेजर एंजाइम से, मेजर सिस्टम से वो जो एंजाइम है रूबिस्को एंड पेपकेज और पेप कार्बोक्सिलेज। रूबिस्को का फुल फॉर्म है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इस एंजाइम में एबिलिटी होती है दोनों ही मॉलिक्यूल्स, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फिक्स करने की एबिलिटी
इस एंजाइम में होती है, इसलिए इसका नाम कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दिया गया है। और बाद में पेप्टेज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने की एबिलिटी होती है और ये एंजाइम सिर्फ रात में काम करता है, दिन में ये ऑफ रहता है और रात में काम करता है। एंड रूबिस्को एंजाइम है वो दिन में ऑन है और रात में ऑफ है, क्योंकि इस एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। लाइट रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट्स कौन थे? तो लाइट रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट्स है NADPH, ATP एंड ऑल्सो ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन इज इवॉल्व इन दिस प्रोसेस। लाइट रिएक्शन में भी दो फेज है, जैसे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट्स कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट्स। रॉ मटेरियल कौन सा है? तो CO2 एंड ATP, NADPH। जो लाइट रिएक्शन में सिंथेसाइज किए गए हैं वो ATP, वो NADPH कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? तो CO2 के फिक्सेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए वो ATP, NADPH की जरूरत पड़ती है। इसके बाद में हम देखेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किसने दिए एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये दोनों जो रिएक्शंस है, ये जो दोनों जो साइकिल्स है वो रॉबर्ट हिल ने ही दी है। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से ही पहचानते हैं। वैसे ही नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के कई नाम हैं, जैसे जिगजैग स्कीम और जेड स्कीम, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जो फ्लो है वो जेड की तरह फ्लो होता है। देन इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहा जाता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एक ही तरह का फोटो सिस्टम चलता है, जो है फोटो सिस्टम 1। एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों फोटो सिस्टम्स एक्टिवेट रहते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ओके, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कितने ATP तैयार होते हैं? तो सिर्फ एक ही ATP तैयार होता है। पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 ATP और एक NADPH तैयार किया जाता है। बाद में हम देखेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो वाटर मोलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से वाटर मोलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नहीं होता। वो लाइट की वजह से और लाइट की मदद से वो ब्रेकडाउन होता है, इसे कहते हैं, इसी वजह से इसे कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? तो वाटर मोलिक्यूल का स्प्लिट होता है, वाटर मोलिक्यूल का ब्रेकडाउन किया जाता है, उसे कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर का कोई ब्रेकडाउन नहीं होता, वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होता, इसलिए वहां पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता। ओके, ऑक्सीजन इवॉल्व कब होता है? जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये साइकिल चलती है तब सिर्फ ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, क्योंकि वहां पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखिए। तो शुरू करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? जब सनलाइट से जब सन से लाइट आती है, लाइट की मूवमेंट और फोटॉन्स की मूवमेंट वेव के थ्रू होती है, हमने देखा है पिछली वीडियो में। ओके, और फोटो सिस्टम सेकेंड जो है उसे नाम दिया गया है P680। क्यों इसे ये नाम दिया है P680? क्योंकि इस फोटो सिस्टम को 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट की जरूरत होती है एक्टिवेट होने के लिए। इस लाइट को जब इस फोटो सिस्टम को जब ये लाइट मिलती है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की, ये क्या करता है? तो इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है। इस कॉम्प्लेक्स को कम से कम 8 फोटॉन्स की जरूरत होती है, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, तब जाके वो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है। हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल क्यों लिए हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया होगा, अगर नहीं बताया तो ध्यान दीजिए। 2 वाटर मॉलिक्यूल इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर सिंगल वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया तो सिर्फ ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल रिलीज होता है, उसे कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। वो क्या करता है? सब मेम्ब्रेन्स को और सब ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए हम 2 वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं और O2 जो ऑक्सीजन हम पहचानते हैं, जो इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। दो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होने के बाद हमें मिलते हैं 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, 4 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, इसमें से सिर्फ
दो ही इलेक्ट्रॉन ये फोटोसिस्टम सेकेंड है वो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और वो दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कौन बाद में एक्सेप्ट करता है, तो थियोफाइटिन ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम सेकेंड से लेता है, और वो फोटोसिस्टम से लिए हुए दो इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्विनोन ए, जो किनोन मॉलिक्यूल्स होते हैं, किनोन मॉलिक्यूल्स को दिया जाता है। प्लास्टोक्विनोन ए से दो इलेक्ट्रॉन्स फिर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं प्लास्टोक्विनोन बी को, और प्लास्टोक्विनोन बी से जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर किए जाते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। ये दो कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन है, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F का एक कॉम्बिनेशन है, जो कि दोनों दो फोटोसिस्टम से, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 1, इस दोनों फोटोसिस्टम को सेपरेट रखने का काम करती है। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन इस साइटोक्रोम B6F से पास होंगे, तब स्ट्रोमा से लगभग दो हाइड्रोजन कहाँ आएंगे, ल्यूमेन में। ल्यूमेन कहाँ होता है, तो थाइलाकॉइड के बीच में जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं ल्यूमेन। ओके, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी वजह से दो के बाद दो, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा था। दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन ए तक जाएंगे, तो फोटोसिस्टम सेकेंड से वो दो इलेक्ट्रॉन्स फियोफाइटिन तक आएंगे। ऐसे करके 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ से पास हो जाएंगे। टोटल हमें कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिल गए, ये 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्लस यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल के 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। टोटल कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो गए, तो 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो गए। ये साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, तो प्लास्टोसायनिन। ये प्लास्टोसायनिन क्या है, तो ये फेरीबोट है। फेरीबोट का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना। साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन लेके वो कहाँ पे ट्रांसफर करता है, तो फोटोसिस्टम 1 को, जिसको नाम दिया है P700, क्योंकि इसे भी लाइट की जरूरत होती है और इसकी वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर की। 700 नैनोमीटर वेवलेंथ मिलने के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ जैसे ही फोटोसिस्टम 1 को दो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन्स इट्स थिंक टू बी एक्सेप्टेड बाय chlorophyll molecule, and after that this chlorophyll molecule, these two electrons are transported to a quinone molecules named as A1, and from this A1 or from these quinone molecules, the chain of iron and sulfur complex which is attached or which is bound to membrane of thylakoid, these two electrons are accepted by this chain। मीन्स पहले FeSX को दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दो वो क्या करेंगे, तो Fe ऐसे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेंगे, मतलब उन्हें दो इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ऐसे ही वो ट्रांसफर करके कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो फेराडॉक्सिन को वो रिड्यूस करेंगे। और फेराडॉक्सिन क्या करता है, वाटर सोल्यूबल फ्लावोप्रोटीन फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ये जो एंजाइम है उसे वो रिड्यूस करेगा। ये जो मैंने FNR ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको ये रिड्यूस करेगा दो इलेक्ट्रॉन देके, और ये क्या करेगा, फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज NADP को रिड्यूस करेगा और क्या बनाएगा, तो NADPH। ओके, तो आपको पता चला कि NADPH कैसे तैयार होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है। अगर गौर की जाए तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो जेड शेप में है, इसे कहते हैं जिगजैग स्कीम और जेड स्कीम। इसी वजह से इसे कहते हैं जिगजैग और जेड स्कीम। ओके, समझ में आया। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिल गए, तो टोटल 8 हाइड्रोजन। एटीपी कैसे सिंथेसाइज होता है ये हम देख रहे हैं। तो हमारे पास टोटल कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आ गए, तो टोटल 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आ गए। और एक एटीपी बनाने के लिए, मैंने पहले ही बताया था, एक एटीपी बनाने के लिए लगभग 4 हाइड्रोजन्स की जरूरत होती है। वो हाइड्रोजन्स इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू कहाँ पे जाते हैं, तो स्ट्रोमा में जाते हैं। ओके, जाते समय 3 हाइड्रोजन क्या करते हैं, इस मशीनरी को रोटेट करते हैं। इस मशीनरी का नाम है एटीपी सिंथेस। और 3 हाइड्रोजन क्या करते हैं, इस मशीनरी को रोटेट करते हैं, और 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या करता है, इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेके आता है और एडीपी से जोड़ देता है, और तैयार होता है एडीपी से एटीपी। ओके, तो हमारे पास लगभग
4 हाइड्रोजन है और ये 8 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन से एक एटीपी बनता है, मतलब हमें 2 एटीपी यहाँ पे सिंथेसाइज हो गए 8 हाइड्रोजन की मदद से। इसलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 एटीपी और एक NADPH सिंथेसाइज होता है। इतना ही है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और मैं देखिए इस मेम्ब्रेन पे मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड को भी दिखाया है कि ये एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल है। ये क्या करते हैं एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल, हर एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को सेपरेट रखने का काम करती है। हर एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बाद हमें एटीपी सिंथेज दिखाई देगा, हर एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बाद हमें एक एटीपी सिंथेज जरूर दिखाई देगा। इसके बाद हम देखेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नाम से ही पता चलता है कि साइक्लिक क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का साइकिल मीन्स कंटिन्यूअस फ्लो दिखाई देगा। जैसे ही सनलाइट से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट इस फोटो सिस्टम 1 को मिल जाती है, तो वो क्या करता है, पहले से ही यहाँ के सेंटर रीजन में, रिएक्शन सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं, लगभग 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फेराडॉक्सिन को जाते हैं। ये फोटो सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करते हैं, तो फेराडॉक्सिन को रिड्यूस करते हैं। फेराडॉक्सिन क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स किसे देता है, तो साइटोक्रोम B6 को, और साइटोक्रोम B6 ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करता है प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लेके प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन तैयार होता है, और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बाद में यहाँ से चला जाता है। लगभग 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आते हैं। वैसे ही साइटोक्रोम B6F से 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही ट्रांसफर होंगे, वहां से भी हमें 2 हाइड्रोजन्स मिल जाएंगे। ओके, टोटल लगभग कितने हाइड्रोजन्स हो गए, तो 4 हाइड्रोजन्स हो गए। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन्स कौन लेगा, तो साइटोक्रोम F लेगा। साइटोक्रोम F से ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसायनिन को जाएगा। ये भी सोल्यूबल मॉलिक्यूल है, हेरीबॉट से जाना जाता है। प्लास्टोसायनिन से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, फिर से फोटोसिस्टम 1 को। ये फ्लो कंटिन्यूस चलता रहता है, इसलिए इसे कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जैसे ही नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बताया था एटीपी सिंथेस कैसे होता है, वैसे ही 4 हाइड्रोजन्स इस ट्रांसपोर्टर के बीच में से चले जाएंगे और ये एटीपी सिंथेस रोटेट होगा। लगभग 360 डिग्री में ये रोटेट होता है 3 हाइड्रोजन्स की मदद से, और एक हाइड्रोजन क्या करता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट को लेके आता है और एडीपी से जोड़ देता है और तैयार होता है एटीपी। इसलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नेट गेन कितना है, सिर्फ 1 एटीपी। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नेट गेन कितना है, 2 एटीपी एंड 1 NADPH2। ओके, इतना ही है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।